फर्स्ट क्वेश्चन क्या ले रखा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, क्योंकि सॉलिड हेमिस्फीयर का निकालना है। अब रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस मतलब कि अगर हम लोग हेमिस्फीयर बनाते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा, नीचे वाला सरफेस फ्लैट सरफेस हो गया ना, और इसे 1 सेंटीमीटर, इसको सेंटर से 1 सेंटीमीटर बोल रहा है कि ऊपर, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस, देन वैल्यू ऑफ एक्स, बोल रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, एक्स डिस्टेंस ऊपर है, तो पूछ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा ना। एक बार सबका सेंटर ऑफ मास हम लोग लिख लेते हैं। पहले सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का कितना होता है 2r/5। उसके बाद सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क का कितना हो जाएगा 4r/3/5। उसके बाद क्या लिख लेंगे, हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल सेल कैसा होता है, हेमिस्फेरिकल सेल में अंदर वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा पूरा खाली रहेगा, सॉलिड वाला में पूरा भरा हुआ रहता है, और हेमिस्फेयर वाला में जैसे कटोरा वगैरह हो गया वो सेल हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल सेल, इसका कितना हो जाएगा r/2। उसके बाद सॉलिड स्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, इसका कितना हो जाएगा 3r/8। तो ये 4 हम लोग को याद रख लेना है, ठीक है ना। पूछेगा तो यहाँ से ज़्यादातर चांस रहता है कि अगर यहाँ से पूछा तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तुरंत ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर दिया है r का वैल्यू कितना 8 सेंटीमीटर, तो r की जगह पर कितना हम लोग रख लेंगे 8 रख लेंगे, तो 3 × 8/8, 8 8 कैंसिल, टोटल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर शेप्ड हॉल ऑफ साइड a/2, यहाँ पर एक स्क्वायर साइड का हॉल किया है जिसका साइड कितना है a/2 है। स्क्वायर शेप में मतलब चारों तरफ से a/2 होगा ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस स्क्वायर का हम लोग अगर एरिया निकालना चाहें तो एरिया हो जाएगा l², साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर a/2 है तो a/2 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, मतलब कि a²/4। अगर एरिया का जरूरत पड़ा इस स्क्वायर का तो हम लोग इस फार्मूला से मतलब ए हम लोग रेडी रखेंगे, यूज कर लेंगे। इज कर्व आउट एट ए डिस्टेंस d बराबर a/2 फ्रॉम द सेंटर O। ये कहाँ पर बनाया गया है इस हॉल को, यहाँ से d/2, कितना a/2 डिस्टेंस पर, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है a/2 डिस्टेंस पर एक इस तरह का स्क्वायर प्लेट हॉल काटा गया है ना। स्क्वायर शेप्ड हॉल ऑफ साइड a/2 इज कर्व्ड आउट एट ए डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द सेंटर O ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a। इस डिस्क का रेडियस कितना है a, डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा a² ना। इसका भी अगर रिक्वायरमेंट रहा तो हम लोग यूज करेंगे। इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम O इज -a/x। अब बोल रहा है कि जब इतना काट के निकाल लिए तो निकालने के बाद जो सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल रहे हैं वो कहाँ पर आ रहा है -a/x डिस्टेंस पर आ रहा है। तो बताओ वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का हम लोग फार्मूला क्या करे थे, इस केस में अगर कोई पार्ट कट करके निकाला गया है तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है a1r1 माइनस a2r2। एरिया a2 किसका लेंगे, जो काट करके निकाला गया है, और r2 मतलब जो काट के निकाला गया है उसका सेंटर ऑफ मास, डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। a1 का वैल्यू हम लोग कितना लाए थे, a1 मतलब कि ये पूरा सर्कुलर डिस्क, इसका कितना है वैल्यू a², तो a² इंटू, यहाँ पर देखो इसका जो सर्कुलर जो डिस्क है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ O पर होगा, और O को हम लोग अगर ओरिजिन मान ले तो इसका जो सेंटर ऑफ मास इसका जो होगा वो ओरिजिन पर ही होगा, 0 हो जाएगा, माइनस a2 इस स्क्वायर का एरिया कितना है a²/4। हाँ इसका तो पाई ही होगा, ये सर्कुलर जो डिस्क है ना, डिस्क का πr² ही होगा, यहाँ पर पाई हम लोग को लेना पड़ेगा, इसमें पाई लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया सिंपल साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन जब डिस्क का लेंगे ना तो πr² होगा, तो पाई ही रह गया
और आर की जगह पर ए है, तो यहाँ पर पाई ए स्क्वायर ही लेंगे हम लोग। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो जाएगा, ये जो डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे करके रखा था ना, वो ए दे रखा था ना, कि a/2 दे रखा था, a/2 दे रखा था, ठीक है। तो वो हम लोग a/2 ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a/2 है, और यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा a/2 डिवाइडेड बाई टोटल का एरिया, टोटल एरिया कितना पाई ए स्क्वायर माइनस इसका कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इक्वल टू ए वाला अगर हम लोग देखें, ये पाई कटेगा नहीं, यहाँ पर पाई -1/4 हो जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं -AQ/8 ना, ये ऊपर वाला -AQ/8 हो गया। नीचे में अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो ए पाई मतलब कि 22/7, वैल्यू तो दिया है नहीं पाई का, क्या लेना है, तो हम लोग 22/7 ले लेते हैं, और माइनस ए कितना हो जाएगा 1/4, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर से ए कट करके सिर्फ -a बचेगा, -a/8, और नीचे वाला अगर घटाएंगे ना तो एलसीएम 28, और ये 22 × 4 88, 88 में से 7 गया तो 81, इतना हो जाएगा। इसको अब ऊपर लेकर के आ जाते हैं। हालांकि पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो -a तो आ ही गया, -a वाला है पूरा, और x से पूरा नीचे वाला हो जाएगा, है ना, तो यही x का वैल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब x जो हम लोग का आ रहा है वो आ जाएगा x इक्वल टू 8 × 81/28, 8 × 81 डिवाइडेड बाई 28। एक कट रहा है क्या, काट के 23 आ रहा है, कैसे होगा 81/81/28, 81/28 कितना आ रहा है, 81 डिवाइड 28 इक्वल टू आया 2.89। अब इस 2.89 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 8 से, तो आ रहा है 23.14, 23.14, ये 23 हो जाएगा, 23 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, ए रड ऑफ लेंथ एल हैज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, डेंसिटी दे रखा है एक रड का, ठीक है ना, लीनियर मास डेंसिटी, मास डिस्क्रिप्टिव मतलब मास बटा लेंथ का जो वैल्यू दे रखा है ना, वो दे रखा है a + b × x² ना, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, पर a and b आर द कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ x for the center of mass of the rod is at the value of x for the center of mass of the rod is at, मतलब रड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा ये हम लोग को निकालने के लिए दिया है ना। हम लोग क्या करते हैं ना कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं x डिस्टेंस पर, और इसका जो लेंथ है ना वो dx रखते हैं, तो dx अगर रखेंगे तो इसका जो मास होगा, तो चूंकि मास पर यूनिट लेंथ l लेंथ का मास इतना है, ठीक है, dx लेंथ का जब निकालेंगे ना तो इसमें dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे होता है ना कि जैसे l लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा m/l, तो dx लेंथ का कितना हो जाएगा m/l × dx, है ना। तो ये चूंकि मास निकाल रहे हैं ना, तो इसी को हम लोग dm भी बोल सकते हैं, तो dm का जो वैल्यू हो जाएगा m/l का वैल्यू पुट कर दो, a + b × x² और × dx, ये हम लोग का dm का वैल्यू हो गया। हम लोग को जो निकालने के लिए बोला गया है वो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए गया है। सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, और मास कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से लेकर के l लेंथ तक लेना है, तो a भी 0 से l हो जाएगा और नीचे वाला भी 0 से l तक हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, तो x × dm, dm की जगह पर a वाला पुट कर देना है और इसमें x से मल्टीप्लाई करना है, x × dm करना है ना, ये तो सिर्फ dm का वैल्यू है, x dm करोगे तो x × a प्लस इसमें भी x से मल्टीप्लाई करो तो b/l² × x³ हो जाएगा, b/l² x³ है ना, x से मल्टीप्लाई किए इसमें भी और इसमें भी,
क्योंकि पहले हम लोग को एक्स डी एम चाहिए, एक्स डी एम करेंगे ना तो एक्स से ए पूरा में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर डी एक्स, ऐसे करना पड़ेगा। जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स हो जाएगा, अरे बी एक्स क्यू बाई एल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो वही चीज़ हम वहाँ पर लिखे हैं, क्लियर है वो चीज़। और इस सब का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर डी एक्स लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे वाला का, नीचे वाला में तो सिर्फ डी एम लिखना है, डी एम के जगह पर जो आया था वो लिख देंगे, डी एम की जगह पर आया था ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर डी एक्स। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है बारी बारी से, ठीक है। और दोनों का दोनों कहाँ से, जीरो से लेकर के एल तक ही जाएगा। पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, एक बार ऊपर वाला कर लेते हैं, फिर नीचे वाला कर लेते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं सारा। अगर इसको कर ले जीरो से लेकर के एल, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं। ऊपर वाला अगर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स के पावर 4 बाई 4 एल स्क्वायर, ठीक है। और एक कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के एल तक। डिवाइड में नीचे वाला कर लेते हैं, नीचे वाला कितना हो जाएगा, ए एक्स है ना, ए डी एक्स का इंटीग्रेशन ए एक्स, अरे बी एक्स क्यू बाई थ्री एल स्क्वायर, ए भी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के एल तक। उसके बाद एल का वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर दो, तो ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी बाई 4 एल स्क्वायर। इसके बाद जीरो पुट करेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा, तो जीरो नहीं पुट करते हैं, है ना। उसके बाद अगर नीचे वाला पुट करेंगे तो ए एल प्लस बी एल क्यू बाई 3 एल स्क्वायर। अब देखो तो क्या क्या कैंसिल होगा, इज इक्वल टू ऊपर में बच जा रहा है ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल स्क्वायर बाई 4, और नीचे में ए एल बी एल बाई 3, इतना हो गया। अब देखो तो इसमें से क्या कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या, कि डायरेक्ट आंसर ही आ गया है। ए एल कॉमन नहीं ले पाएंगे, एल कॉमन ले सकते हैं। हाँ एल कॉमन अगर ले लेंगे तो ऊपर वाला एल ऊपर से भी कॉमन ले खत्म हो जाएगा, नीचे से भी खत्म हो जाएगा। तो एल को छोड़ के अगर लिखेंगे तो ये ऊपर में ए एल बाई टू, ए एल बाई टू, अरे बी एल बाई 4 प्लस बी एल बाई 4 और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी बाई 3, ए प्लस बी बाई 3। अब इसको जोड़ दो, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 AL प्लस बी एल बाई 4 और डिवाइडेड बाई 3A बी बाई 3। मतलब कि 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और 2AL प्लस बी स्क्वायर 3A प्लस बी। एल कॉमन कहाँ से होगा, ऊपर एक ही में एल है ना, बी में एल कहाँ है, बी स्क्वायर में एल नहीं है ना। हाँ एक एल खत्म हुआ था, बी एल बाई 4 था क्या, अच्छा ये बी एल बाई 4 है, बी एल बाई 4 है। ए हम स्क्वायर बना लिए, एक्चुअली में एल है ना, बी एल है। एल को बाहर निकाल सकते हैं, तो एल को बाहर निकालेंगे तो देख लो कौन सा आंसर आ जाएगा, 3/4 को इसमें है, 2A प्लस बी 2A प्लस बी 3A प्लस बी 3A प्लस बी, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रहा है ना। नेक्स्ट वाला देखो तो, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म फ्लैग लेमिना ऑफ मास 4 kg, इसका टोटल मास 4 kg दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोला है, सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पार्ट में बांट लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 R1 प्लस A2 R2।
एक्चुअली यहाँ पर हम लोग M1R1 प्लस M2R2 लिख सकते हैं, लेकिन मास जो होगा ना वो एरिया के प्रोपोर्शनल ही होगा, जितना एरिया उतना ही ज़्यादा मास। तो अगर कहीं पर मास है तो उसको हम लोग एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं। और नीचे में क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 ना, ठीक है। जब काट करके हटाते हैं ना किसी पार्ट को तो माइनस करते हैं, और जब ऐड करते हैं ना, यहाँ पर दो हम लोग ऐड कर रहे हैं फिर यहाँ पर प्लस करते हैं, तो बस हम लोग को A1R1 ए वाला यूज कर लेना है। तो यहाँ पर ओरिजिन दिया हुआ है, देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना ये होगा बीच में ए वाला पॉइंट। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, अगर इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ, क्योंकि 0 और 1 के बीचों बीच आ रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 3 के बीच में 3/2। इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद ए वाला पार्ट का लिखेंगे ना, तो इसका देखो ए वाला जो पॉइंट होगा ना यहाँ तक 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1.5 डेर हो जाएगा बीच में, 1 और 2 के बीच में। ए वाला एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो बीचों बीच कितना हो जाएगा डेर। डेर को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, 2 और 3 के बीच में 2.5 हो जाएगा, तो इसको 5/2 लिख लेते हैं, 5/2। मतलब इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता चल गया हम लोग को। अब दोनों को बस कंबाइन कर देना है। एरिया सबका पता ही है, एरिया कितना होगा जाएगा A1 इसका एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई की चौड़ाई कितना है 1, लंबाई 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू R1 देखो पहले सेंटर ऑफ मास इसका दो एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग एक्स एक्सिस का निकालना चाहें तो 3 इंटू इसका कोऑर्डिनेट क्या है हाफ, प्लस इसका एरिया निकालो, इसका एरिया 1 से लेकर के 2 तक गया है 1 यूनिट, और नीचे 2 से 3 गया है वो भी 1 यूनिट, तो 1 इंटू 1 1, तो 1, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, टोटल एरिया है ना, ये आ जाएगा 3/2। एरिया सेकेंड वाला छोटा वाला जो तुम्हारा है ना रेक्टेंगल, हालांकि रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है एक्चुअली ये स्क्वायर, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 से 2 तक गया है 1 यूनिट, मतलब इसका लंबाई 1 हो गया, चौड़ाई भी देखो ये 2 से 3 गया है, यहाँ पर 2 है वाई कोऑर्डिनेट 2, और यहाँ पर 2 वाई कोऑर्डिनेट 3, मतलब नीचे से ऊपर भी 1 ही यूनिट गया है और इधर से इधर भी 1 ही यूनिट गया है, तो क्या है एक तरह का स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया। अब ये हो जाएगा 3/2 और प्लस ये भी 3/2 ना बाय 4, इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6/2, 6/2 मतलब 3, मतलब 3/4, 3/4 को लिख सकते हैं 0.75, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0.75 देखो किस में है, या तो सी आंसर होगा या फिर बी आंसर होगा। बस वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, तो कंफर्म हो जाएगा दोनों में कौन होगा। एरिया तो वही रह जाएगा 3, एक एरिया 3, और वाई कोऑर्डिनेट में इसका देखो 3/2 है, प्लस इसका कितना हो जाएगा, एरिया तो 1 ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट देखो कितना है 5/2 डिवाइडेड बाई टोटल 4, तो ये 9/2 आ रहे 5/2, 9 5 14/2, 7/4, 1.75 बी आंसर। ठीक है, सिंपल है, इस तरह से अलग अलग पार्ट में बांट करके और हम लोग निकाल लेंगे सबका सेंटर मास सबका निकाल करके और जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें दे रखा है एज शोन इन फिगर व्हेन ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस 1 इज कट आउट फ्रॉम द यूनिफॉर्म स्फीयर। यहाँ से देखो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1, इस स्फीयर का एक स्फीयर है जो कट करके निकाल लिया गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, बड़ा वाला का रेडियस कितना है कैपिटल आर है ना, ये इसका सेंटर है बड़ा वाला का, और उसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, छोटा वाला का सेंटर यहाँ पर दिया जिसका रेडियस 1 है। अब कट करके निकाला है तो फिर वही माइनस साइन हम लोग यूज करेंगे ना, A1 R1
हाँ, यहाँ पर वॉल्यूम यूज कर लेंगे V1R1 माइनस V2R2 डिवाइडेड बाई V1 माइनस, क्योंकि यहाँ पर स्फीयर है, वॉल्यूम काट करके निकालेगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर इज एट G। बोल रहा है कि टोटल ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो कहाँ पर आ रहा है, G पर आ रहा है। सबका जब सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल रहे हैं तो कहाँ पर आएगा, G पर आएगा। सेंटर ऑफ मास G दे दिया है, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी। ठीक है, R कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। तो बोल रहा है कि R का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये पता करो कि G का जो वैल्यू होगा ना, वो होगा क्या। ये पूरा का पूरा R है ना, ये जो पूरा वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक R हो गया। ये वाला सेंटर है, ओरिजिन हो गया। ठीक है ना, ओरिजिन से ये डिस्टेंस R, इसका पोजीशन क्या होगा, ये वाला पूरा 1 है, यहाँ से यहाँ तक R और ये वाला 1, तो ये वाला ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, टोटल में से 1 घटा देंगे ना, मिल जाएगा ना R-1। ये वाला पॉइंट हो जाएगा R-1। ठीक है, और देखो अब हम लोग को देखना ये है ना कि ये वाला पॉइंट, जैसे इसका रेडियस ए वाला 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 है। ठीक है, ए वाला डिस्टेंस अगर 1 है ना, तो ए वाला डिस्टेंस भी 1 ही हो जाएगा। मतलब इसमें से अगर एक हम लोग और घटा देना, ए वाला जो पॉइंट आ रहा है R-1 आ रहा है, ए वाला ओरिजिन है। ठीक है, मतलब जी का वैल्यू हम लोग को निकालना है कि जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ए वाला डिस्टेंस 1 है, ए वाला भी डिस्टेंस 1 होगा, है ना। तो इसमें से अगर हम लोग 1 पीछे चले जाते हैं तो जी का हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इसमें से अगर एक और घटा दे तो इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा R-1 और -1, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 1 है तो 1 और घटाना पड़ेगा, तब हम लोग को जी का कोऑर्डिनेट मिलेगा। जी का एक्स एक्सिस ये कितना हो जाएगा R-2। और यही बोल रहा है कि ये जो R-2 है ना, ये ओवरऑल का सेंटर ऑफ मास है। तो हम लोग लिख सकते हैं R-2 इक्वल टू, दिख रहा है रेड कलर, R-2 इक्वल टू, फार्मूला क्या था, V1 मतलब बड़ा वाला का वॉल्यूम, बड़ा वाला का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई R³ इंटू बड़ा वाला का सेंटर ऑफ मास। बड़ा वाला का सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पर था, 0 है ना। एक पूरा बड़ा वाला का देखेंगे तो ए सेंटर ऑफ मास है, यार ये तो ओरिजिन है, इसका 0 ले लेंगे, माइनस 4/3 छोटा वाला का, देखो 4/3 पाई, छोटा वाला का रेडियस 1 है तो 1 का क्यूब, है ना। और इसका सेंटर ऑफ मास था छोटा वाला का, छोटा वाला का सेंटर मास इसका ए वाला है R-1 पर, यहाँ पर कर देंगे R-1, R-1 लिए थे, डिवाइडेड बाई बड़ा वाला का वॉल्यूम माइनस छोटा वाला का वॉल्यूम। 4/3 पाई जो है ना वो कॉमन हो जाएगा, ऊपर से भी है नीचे से भी है, सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये तो पूरा 0 ही है, माइनस ऑफ R-1 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई खत्म, R³ -1, और ये इक्वल टू हो जाएगा R-2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। अच्छा, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B इंटू A² प्लस AB, A² प्लस AB और प्लस A माइनस B इंटू A² प्लस AB और प्लस B²। एक बार कंफर्म हो लो, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला लिखना है तुमको। क्या AQ माइनस BQ है ना, R का Q माइनस 1 का Q, तो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला लगाएंगे तो A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब बस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ये वाला कैंसिल हो रहा है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इस माइनस को इस तरफ लेकर के आ जाओ, तो 2 माइनस R इज इक्वल टू 1/R² प्लस R प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 माइनस R इंटू R² प्लस R प्लस 1 इज इक्वल टू
फर्स्ट नंबर आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अभी तक हम लोग टोटल 3 फार्मूला यूज किए हैं। एक तो सेंटर ऑफ मास जो कंटिन्यूअस बॉडी का निकालना होता है वो वाला, है ना। उसके अलावा एक तो यूज किए A1R1 प्लस A2R2 बटा A1 प्लस A2, और एक तो A1R1 माइनस A2R2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2, एक डिफरेंस वाला और एक तो एडिशन वाला, और एक तो कंटिन्यूअस बॉडी का जो निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, हाँ 3R/8 वो वाला यूज किए। और एक और सेंटर ऑफ मास का जो डिफिनेशन होता है सेंटर ऑफ मास का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये वाला यूज किए। ऐसे ज़्यादा भी यूज नहीं होगा, अब यही सब रिपीट होता रहेगा, 22 क्वेश्चन है ना, अब ऐसा ही बार बार आता रहेगा। और एक तो और वो क्वेश्चन आएगा जिसमें अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन मिलेगा। इतना ही पहला टॉपिक से हम लोग का क्वेश्चन बन रहा है। के नंबर में क्या दिया है, द 3 पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर, 1 kg, 1.5 kg, 2.5 kg आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, कौन इन द फिगर। तो सेंटर ऑफ मास हम लोग सिस्टम एट ए पॉइंट, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले तो मान लो कि ये वाला जो है ओरिजिन पर रखा हुआ है, ठीक है, इसका ये जो कॉर्नर है ओरिजिन पर है, तो ये वाला क्या कहाँ पर हो जाएगा, एक्स बढ़ करके 3 सेंटीमीटर आगे आ गया, वाई में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। उसके बाद ऊपर वाला का देखो तो ये 4 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है, एक्स में कोई चेंजिंग नहीं, वाई 4। अब सिंपल सेंटर ऑफ मास निकाल देना है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास पहले निकालो। हम लोग के पास 3 ठो वेट था ना, तीनों वेट का कोऑर्डिनेट पॉइंट पता चल गया, तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता कर लेना है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद x सेंटीमीटर एक्स डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो M1R1 मतलब 1 इंटू 0 प्लस M2R2 1.5 इंटू 3, है ना, और प्लस तीसरा वाला का लेंगे तो मास कितना है 2.5, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका फिर से 0, एक्स कोऑर्डिनेट सबका ले लिए, डिवाइडेड बाई टोटल वेट कर दो, 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 5 kg है टोटल, तो ये 4.5/5 या फिर 45/50। ये कितना आ जाएगा कैंसिल करके सारा, 9 और 10 0.9 ना, 0.9 किससे 1 kg से एक्स कोऑर्डिनेट, 0.9 कहाँ पर आ जाएगा लगभग यहाँ पर, है ना, तो 0.9 सेंटीमीटर राइट, एंड राइट तो समझ में आ गया, आंसर ये होने वाला है ना डी। ऊपर कितना होगा वो पता करने के लिए वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, तो वाई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, मास तो वही 1 kg 1 इंटू 0 प्लस यहाँ पर 1.5 इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट, सबका वाई कोऑर्डिनेट लिख लो, प्लस 2.5 इंटू 5 ना, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, 4 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना 5, ए 0 हो गया, ए 0 हो गया, ए कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 4 10 हो जाएगा, 10/5 मतलब कि 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर एवं 1 kg, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर, हाँ, और यहाँ मतलब ये वाला ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0.9 और वाई कोऑर्डिनेट 2, आंसर हो गया डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम 100 ग्राम एंड 150 ग्राम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर ये सारा रखा हुआ है, कितना 50 ग्राम 150 ग्राम और 100 ग्राम, सबका कोऑर्डिनेट भी दे ही दिया है तो निकालना आसान है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालो, एक सीम के लिए मास 50 ग्राम है, 50 इंटू ओरिजिन पर रखा हुआ है, प्लस सेकेंड वाला में देखो इसका मास कितना है 100 ग्राम, सब ग्राम में ले रहे हैं मास, कहाँ पर रखा हुआ है 1 मीटर के डिस्टेंस पर, प्लस तीसरा का लो 150 ग्राम, कहाँ पर रखा हुआ है ये वाला 0.5, एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 डिस्टेंस आ गया है ना 0.5, और डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 150 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम, ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना, यूनिट 0 100 100 प्लस कितना
150 का आधा 75 डिवाइडेड बाई 300, 175 बटा 300, 25 से काटेंगे तो 25 7 बार में कटेगा ना 175, और ये 25 12 बार में ना 7/12, 7/12 कौन सा ऑप्शन है? एक तो इसमें है और एक तो इसमें है। अब वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लो, सी में भी दिया है। अब वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे तो वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मास तो वही है 50 ग्राम इंटू 0 प्लस यहाँ पर मास कितना है 100 ग्राम, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0 प्लस यहाँ पर मास कितना है 150 ग्राम, वाई कोऑर्डिनेट उसका कितना हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट ए वाला, ये तो दिया ही नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। हाँ हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तुम्हारा ए वाला अगर 0, ए वाला पूरा का पूरा कितना है 1 मीटर है ना, तो ए वाला यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गया, ठीक ना। तो 1 cos 60 करेंगे तो ये निकलेगा, sin 60 करेंगे तो ये निकलेगा, तो 1 sin 60 कितना हो जाएगा? 1 sin 60, sin 60 का वैल्यू √3/2, यहाँ पर ले लो √3/2, और टोटल मास तो हम लोग जोड़ लिए थे 300 आया था, 300 मतलब कि 150, ये सब तो 0 0 खत्म ही हो गया है ना, और 150 से कट करेंगे तो ये 2 बार में 300 मतलब √3/4, कौन सा है √3/4, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फॉर पार्टिकल ए बी सी डी विथ मासेस एम, सबका मास दिया हुआ है ए बी सी डी, मास इसका कितना कितना है, एम है ए वाला का ए 2m, इसके बाद ए 3m और ए 4m, इस तरह से दे रखा है सबका मास। आर द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, सब बोल रहा है कि एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा हुआ है, दे हैव एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन सोल, सबका एक्सेलरेशन दे रखा है और सबका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी दे रखा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो देखो सबका जैसे होता है सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ए क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में है ना, तो ए जे लिखना पड़े, एक्स एक्स डायरेक्शन में तुम्हारा आई होगा ना, ए आई लिखना पड़ेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में हम लोग आई लेंगे ए आई ना, इस डायरेक्शन में माइनस आई लेते हैं, इस डायरेक्शन में प्लस आई लेते हैं, ऊपर फिर क्या लेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में जे और नीचे माइनस जे, इस टाइप से। तो अगर हम लोग यहाँ पर उस तरह से ले लें तो m1 एम है और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए आई प्लस 2m इंटू इसका डायरेक्शन देखो ऊपर की ओर है तो ए जे कर लेते हैं, आई का डायरेक्शन माइनस तब होगा जब ए तुम्हारा, अच्छा ए दिया हुआ है डायरेक्शन, ए डायरेक्शन है इसमें, ए डायरेक्शन है ना, तब फिर माइनस आई लेंगे, इसको निगेटिव कर दो, और इसमें जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर है तो इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। थर्ड वाला का 3m इंटू डायरेक्शन इधर है प्लस आई रखेंगे ए आई, और 4m इंटू माइनस जे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर माइनस ए जे कर लेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा 4 3 7 7 2 9 और 10m। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, आई वाला एक तो यहाँ पर है और एक तो यहाँ पर है, मतलब 3 में से एक गया तो 2m ए आई, जे वाला देखो तो -4 और यहाँ पर -2, तो -2m ए जे डिवाइडेड बाई 10m, एम तो कैंसिल ही हो जाएगा, बच जाएगा क्या ए आई, ए भी कॉमन ले लेते हैं ना, आई माइनस जे डिवाइडेड बाई 5, आई माइनस जे ए बाई 5 आई माइनस जे, ए आंसर हो जाएगा ना। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर है ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थिन शीट ABCD और मास एम एज ए लेंथ एंड लेंथ ए एंड ब्रेथ, ए लेंथ दे दिया ब्रेथ दे दिया बी, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी दे दिया है। उसके बाद वो नहीं ए ओवरऑल का अगर देखोगे ना तो ओवरऑल का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि इतना बड़ा जो पार्ट है ना वो पार्ट करके निकाल लिया गया, तो नया सेंटर ऑफ मास क्या होगा रिमेनिंग पोर्शन का, तो वही A1R1 वाला फार्मूला A1R1 - A2R2 लगाएंगे, तो बड़ा वाला का एरिया कितना हो जाएगा
एक सेंटर ऑफ मास पहले निकाल लो। बड़ा वाला का एरिया, लेंथ ए और चौड़ाई बी, ए बी। इसका सेंटर ऑफ मास क्या कहाँ पर है, a/2 पर, माइनस छोटा वाला का एरिया, इसका लेंथ देखो तो यहाँ से यहाँ तक a/2 लेंथ होगा। ये टोटल ए है, ए का आधा करेंगे तो कितना, a/2, और ए पूरा बी है, बी का आधा करेंगे तो b/2, तो a/2 इंटू b/2 इसका एरिया हो गया। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ना, ये बीच में यहाँ पर होगा। ए वाला पॉइंट कितना होगा, देखो यहाँ पर है 0.5 और यहाँ पर है 1, है ना, 0.5 है और ये 1 है, तो 0.5 और 1 के बीच में क्या आएगा, 0.75, है ना। तो यहाँ पर कर दो 0.75 को हम लोग 75/100 या फिर 3/4 भी लिख सकते हैं ना। ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/4 ए और 3/4 बी ना, डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ए बी में से ए वाला एरिया ए बी बाई 4 घटा देना है, तो ए आ जाएगा, देखो तो कितना आ रहा है, ए बी पूरा सब में से कैंसिल हो जाएगा ना। ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, नीचे भी ए बी है, तो सारा ही कॉमन लेके ए बी को हटा देते हैं। ए बच गया a/2 माइनस 3/16 ना, 1 माइनस 1/4, 3/4 ए भी होगा ना, ये 3/4 ए होगा, यहाँ भी ए लिखना होगा। तो ऊपर वाला का एलसीएम 16 मतलब कि 8 है माइनस 3 है डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4, 8 में 3 गया 5 है बटा 16 इंटू 4/3, 4 से 4 मतलब 5a/12, 5a/12 कहाँ पर है, a1 बी, उसी तरह से उसका 5b/12 आ जाएगा y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो, ठीक है ना, हो गया ये। हाँ बस खाली ये वाला चेंज हो जाएगा, पोजीशन ए की जगह बी हो जाएगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर सीम ऑफ एन एसिमेट्रिक यूनिफॉर्म बार ऑफ निग्लेजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शोन इन फिगर। देखो यहाँ पर एक रड दिया हुआ है, ठीक है ना, रड यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, फिर ऊपर से नीचे है और फिर ये वाला है, ये 3 पार्ट है इस रड का। तीनों का पहले इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पता कर लो, उसके बाद सबको ऐड कर देंगे एक साथ। इसका सेंटर ऑफ मास ए वाला पॉइंट होगा और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट एल होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी एल ही होगा ना। और इस रड का, ये जो रड यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास ए वाला होगा। इसका कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 2l और वाई कोऑर्डिनेट l/2, ठीक है। इस रड का एक्स कोऑर्डिनेट 3l और वाई कोऑर्डिनेट 0, सबका इंडिविजुअल निकाल लिए सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग को एक सीएम निकालना है, एक सेंटर ऑफ मास, एक सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो मास सबका दिया हुआ है ना, रड का, रड यूनिफॉर्मली सब है, ठीक है ना, तो मतलब जितना लेंथ होगा उतना ही मास होगा। यूनिफॉर्मली अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा मास, तो मास की जगह पर हम लोग उसका लेंथ ही यूज कर लिया करेंगे। तो यहाँ ये वाला जो रड है ना, इसका लेंथ कितना है 2l, तो इसका मास भी 2l के ही प्रोपोर्शनल होगा, 2l इसका मास मान लेते हैं, और इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट l है, ठीक है। m1 l1 m1 r1 प्लस m2 r2, सेकेंड वाला का देखो लेंथ l है तो मास भी l के ही अनुसार होगा, है ना, तो मास भी l ले लेते हैं, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2l है, 2l ले लिए। फिर इस थर्ड वाला जो रड है उसका भी लेंथ l है, तो मास भी इसी के अनुसार होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ये बीच में होगा ना, यहाँ पर होगा। इसका पॉइंट कितना ले लें, 2 और 3 के बीच में कितना हो जाएगा 2.5 ना, 5 है 2l और 0, तो लेंथ तो l था तो मास l के अनुसार हो गया, और ये जो सेंटर ऑफ मास है 5/2l लेंगे, और डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास की जगह टोटल लेंथ ले लेते हैं, तो l फिर l 2l 3l, नहीं यहाँ से यहाँ तक 2l फिर 3l 4l,
अब इसको निकाल देंगे। एल एक एल सब में से हटा दो, 12 प्लस 5/2L डिवाइडेड बाई 4। अब जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 2 6.5 L/4, मतलब कि 65/40 L। कितना से कटेगा, 5 से कटेगा ना, 8 बार में 13, 13/8 L। देखो तो है 13/8 L, 13/8 L सिर्फ और सिर्फ ए वाला में। ए इसका आंसर हो जाएगा। जिस तरह से एक सेंटर ऑफ मास निकाले उसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास भी निकाल लेंगे। वाई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, इसका लेंथ ले लो एल, जो कि मास के बदला में आ गया, और सेंटर ऑफ मास वो भी एल, वाई एक्सिस एल डिस्टेंस पर है ना। इसका ले लो, अच्छा मास इसका 12 लेना होगा, टोटल लेंथ 12 था ना, इसका लेंथ एल है तो मास भी एल हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास L/2। लास्ट वाला का तो 0 होगा है ना, तो उसका छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई 4L। कितना हो जा रहा है, 12 प्लस L/2, 3/2L ना, 5 हो जाएगा, 2 2 4, 5L/2 हो जाएगा ना, बाई 4, मतलब 5/8। 5/8 कहाँ पर था, ठीक है ना, ये हो गया। देखो तो क्वेश्चन नंबर 11, ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, ठीक है, एक 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कहाँ पर लगाया जा रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। कितना वैल्यू है इसका, 40 न्यूटन। एक और पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट बी है, एट द एंड ऑफ एन एल शेप ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, किस शेप का है, एल शेप का है ना, यहाँ से इस टाइप से। यहाँ पर इसका मतलब कील लगा हुआ है। द एंगल थीटा डेट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट, बोल रहा है कि मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। थीटा का वैल्यू क्या रखे ना, कि मोमेंट मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम मोमेंट होने के लिए कंडीशन होता है, जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है ना, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये जो एंगल है ना, टोटल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री होता है ना, तो तुम्हारा इस केस में क्या हो जाएगा, मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब ए 90 डिग्री होगा और ए वाला थीटा है, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के फिर 90 होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे तो 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो ए वाला 90 डिग्री माइनस थीटा करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ो तो 90 डिग्री हो गया, और 90 180 हो गया ना पूरा टोटल। ए 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब इस एंगल को अगर निकालना चाहेंगे, ए वाला कितना हो जाएगा, फिर ये 90 डिग्री है ना, ए वाला फिर से थीटा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके देखो, थीटा थीटा कैंसिल, ये दोनों मिला के 90 डिग्री और 90 180। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री एंगल होना चाहिए, 180 डिग्री हो जा रहा है। अब यहाँ से इस ट्रायंगल को लेकर के अगर इसको बेस मान लेते हैं, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस ना। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, 2 परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना हो गया 4, मतलब कि 1/2। tan थीटा बराबर 1/2। सी आंसर हो गया ना। ये वाला क्वेश्चन सिंपल था एकदम, ठीक है। सिर्फ कंडीशन एक रख देना था कि ये जो मोमेंट है ना, मोमेंट टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रहता है, मतलब 90 डिग्री पे लेते हो, तो टॉर्क भी मैक्सिमम होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इन ए फिजिकल बैलेंस वर्किंग ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट्स का प्रिंसिपल, ये भी मोमेंट से ही क्वेश्चन लिया गया है। When 5 mg weight is placed on left pan, एक बैलेंस इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। एक तरफ इधर पैन लगा हुआ है और एक पैन इधर लगा हुआ है, जिसमें सामान रख करके हम लोग वेट करेंगे ना, इस टाइप से लगा हुआ है। प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन, बोल रहा है कि 5 mg वेट, 5 mg वेट एक्स्ट्रा वेट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, 5 mg। मतलब कि अगर ओवरऑल फोर्स देखोगे ना, फोर्स तो दोनों तरफ लग रहा है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगेगा तो बैलेंस होगा, है ना। अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इधर वाला फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम लोग F1 एज्यूम कर ले और इसको F2 एज्यूम कर ले, तो इन दोनों का वेट तो इक्वल रखा गया है, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 mg जब एक्स्ट्रा रख दिया ना, तो F1 हम लोग का ज़्यादा हो गया कंपेयर टू F2। बैलेंस होने के लिए अगर ये डिस्टेंस हम लोग D1 एज्यूम कर लेते हैं और ए वाला D2 एज्यूम कर लेते हैं, तो बैलेंस होने के लिए F1 इंटू D1 बराबर होना चाहिए F2 इंटू
D2 के, ठीक है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर तो क्लियर है कि ए वाला एक्स्ट्रा हो गया, ए वाला ज़्यादा हो गया, F1 ज़्यादा हो गया, है ना। इधर जब F1 ज़्यादा हो गया तो बैलेंस होने के लिए इसको इधर किसको ज़्यादा होना होगा, D2 को ज़्यादा होना होगा, तब ना बैलेंस होगा। इन दोनों को बैलेंस करना है, इसमें अगर ए वाला ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें फिर इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक, अब ए ज़्यादा है और इधर से ए भी ज़्यादा ही कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या फिर ऐसे समझो कि अगर इधर ए ज़्यादा है ना तो इसको कम करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों बैलेंस होगा। कुल मिला के हम लोग का D1 जो होगा ना, क्या रखना पड़ेगा, लेस देन D2। अगर हम लोग का F1 ग्रेटर देन F2 है तो D1 क्या रखना होगा, लेस देन D2। मतलब ये वेट उस तरफ ही लगाना होगा ना जिधर का साइज छोटा है, तब जाकर के बैलेंस होगा। तो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेफ्ट आर्म इज लॉन्गर देन द राइट आर्म। लेफ्ट आर्म क्या है, लेफ्ट आर्म लॉन्गर है, लेफ्ट आर्म शॉर्टर है, D1 छोटा हो जा रहा है ना। वैसा ऑप्शन खोजो जिसमें लेफ्ट आर्म छोटा दिया हुआ है, सी वाला दिया हुआ है, लेफ्ट आर्म इज शॉर्टर देन राइट आर्म। क्लियर है ना, इसका आंसर कौन सा हो गया, सी। 12 का हम लोग आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन फिगर सोन ABCD यूनिफॉर्म वायर। ये जो वायर है ना, ये सारा का सारा क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि सबका जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे ना, वेट एक समान तरीके से बढ़ता जाएगा, है ना। इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वायर लाई वर्टिकली बिलो पॉइंट ए, बोल रहा है कि ए के जस्ट नीचे का सेंटर ऑफ मास कर रहा है, मतलब पूरा ओवरऑल वायर हम लोग ले लेना तो सारा वायर का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द वायर लाई वर्टिकली बिलो पॉइंट ए, इसके जस्ट नीचे पड़ रहा है। इसके जस्ट नीचे कहाँ पर पड़ रहा है, हो सकता है यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहीं पर भी होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर ही है तो इसका एक्स एक्सिस जो होगा ना, कितना हो जाएगा, ए कॉस 60 डिग्री। ए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका लेंथ ले लो L1, इसका लेंथ ले लो L2, तो ए हो जाएगा L cos 60 का वैल्यू कितना, 1/2, तो ए हो जाएगा L1/2 ना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग को मतलब है नहीं कुछ, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा। अगर मान लो यहाँ सेंटर ऑफ मास पड़ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट कुछ, उसका भी वैल्यू होगा। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, BC का, BC के बीचों बीच हो जाएगा, BC के बीचों बीच यहाँ पर। तो इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे L2/2 और वाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक है ना। ये वाला ओरिजिन मान करके चल रहे हैं, 0 0 है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट किसका किसका निकल गया, L1 का इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया और ओवरऑल के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। अभी तक हम लोग L1 के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं निकाले हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में पड़ेगा L1 का, तो बीच वाला हिस्सा इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, L1 cos 60 तो इतना दूर आएगा ना, इसका आधा कर देते हैं। L1 cos 60 L1/2 था, उसका आधा करेंगे तो L1/4 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, L1/4। सबका एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है। मतलब हम लोग क्या क्या निकाल लिए, L1 का सेंटर ऑफ मास जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, L1/4। उसके बाद L2 का सेंटर ऑफ मास निकाले, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, L2/2। उसके बाद ओवरऑल का L1 प्लस L2 दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाले, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, L1/2, है ना। ये पूरा हिसाब किताब है। अभी हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि टोटल जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, सारा के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो XCM इज इक्वल टू M1। यहाँ पर तो मास ही नहीं, मास के जगह पर लेंथ ही ले लेंगे, कहीं लेंथ लेते हैं, कहीं एरिया लेते हैं, कहीं वॉल्यूम लेते हैं, क्योंकि ये सारा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, यहाँ पर अगर L1 लेंथ दिया है तो L1 इंटू इसका एक सेंटर मास L1 R1 प्लस L2 R2 बटा L1 प्लस L2। ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग ओवरऑल सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो एक सेंटर ऑफ मास हम लोग का देखो ओवरऑल जो है ऑलरेडी दिया हुआ है L1/2, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे L1/2 इज इक्वल टू L1 इंटू R1 का वैल्यू हम लोग का कितना है, L1/4 प्लस
L2 का वैल्यू कितना है, L2 इंटू L2/2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, बस इतना ही कुछ करना है, L1 प्लस L2। ये हो जाएगा L1/4, L1 स्क्वायर बाई 4 L1 प्लस L2 और प्लस ये हो जाएगा L2 स्क्वायर बाई 2 L1 प्लस L2। ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना होगा। ऊपर वाला सब मिटा दें। हम लोग का जो इक्वेशन आया है वो आया है L1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से L1 स्क्वायर बाई 4 L1 प्लस L2 और प्लस L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 L1 प्लस L2। ये इक्वेशन आया है। ठीक है, और निकालना क्या है, BC/AB। इसको हम लोग L1 AB को L1 माने थे ना, BC/AB मतलब कि BC को हम लोग क्या माने थे, L2 और AB को माने थे L1। ठीक है, इसको अगर x से जूम कर ले तो यही x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं ना कि 4 L1 प्लस L2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 L1 प्लस L2 इंटू L1 डिवाइडेड बाई 2 ना। ये हो जाएगा L1 स्क्वायर और ये वाला 2L2 स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करें 2L2 स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन। ये 2 इधर लाने का जरूरत था, 4 नहीं, ये कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके आ रहा है जो इक्वेशन वो आ रहा है 2L1 स्क्वायर प्लस 2L1 L2। कहाँ पर, जैसे 4L1 प्लस L2 से सब में मल्टीप्लाई किए। ठीक है, ये वाला चीज़ से, ताकि नीचे वाला जो टर्म है ना सब में से कैंसिल हो जाए। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि इसका एलसीएम ले लेते। L1 स्क्वायर कहाँ पर लिखे, ए वाला। हाँ हाँ, वही मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर भी ये पूरा टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4L1 प्लस L2 होगा। तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा और ये कट करके 2 आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर 2L2 स्क्वायर लिख दिए थे। ठीक है, अब उसके बाद इधर से तो आ गया 2 मल्टीप्लाई किए 2L1 से, तो 2L1 स्क्वायर और 2L1 L2, फिर इसको भी उस तरफ लेके चले गए तो ये इक्वेशन आ गया। ये कितना आ जाएगा, 2L1 में से 1 L1 गया तो L1 स्क्वायर प्लस 2L1 L2 ना, और माइनस 2L2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ रहा है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, L2/L1 को x से जूम कर लिए तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, xL1 ना। तो x1 का ही हम लोग को वैल्यू निकालना है, L1 को वैसे ही छोड़ देते हैं, L1 स्क्वायर प्लस 2L1 इंटू L2 की जगह पर xL1 माइनस L2 स्क्वायर की जगह पर 2 इंटू L2 की जगह पर क्या, x स्क्वायर L1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भाई कितना आ जाएगा, L1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्या, L1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस L1 स्क्वायर कॉमन ले ली 2x ना, और माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या कुल मिलाकर के अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 4 माइनस 4ac बाई 2a ना। क्लियर है सारा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस 12 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2√3 2√3
बाई 4, मतलब कि 1 प्लस माइनस √3/2। हेलो, अच्छा ऊपर आ गए हैं क्या? अच्छा सेकंड फ्लोर पर आइए। अब देखो यहाँ से इसको माइनस वाला साइन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, निगेटिव हम लोग को लेना नहीं है, तो 1 प्लस √3/2 कर दो। 1 प्लस √3/2, तो 1 प्लस 1.73 ना बाई 2, मतलब कि 2.73/2, और इसका कितना आ जाएगा 1.35 कुछ ऐसा, 1.37, तो सी आंसर हो जाएगा ना। इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म कोन। सॉलिड यूनिफॉर्म कोन का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछ रहा है ना। हम लोग किस किस चीज का सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं? रिंग, क्या डिस्क ना, डिस्क, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। इसके बाद कोन, कोन में भी दो रहेगा ना, एक सॉलिड कोन और एक तो हॉलो कोन। सबका बोलो तो सेंटर ऑफ मास जल्दी जल्दी कितना होता है? हेमिस्फीयर रिंग का कितना हो जाएगा? 2r/π। हेमिस्फीयर डिस्क का कितना हो जाएगा? 4r/3π। हॉलो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा? r/2। सॉलिड हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा? 3r/8π ना, 8 सिर्फ 3r/8 ना, पाई नहीं ना। सॉलिड कोन का कितना हो जाएगा? सॉलिड कोन का हो जाएगा h/4, और इसका कितना हो जाएगा? h/3। ठीक है ना, सारा प्लेन सरफेस से हम लोग लिए हैं। अगर कोन इस तरह से है ना, तो कोन का ए वाला जो नीचे वाला जो सरफेस होगा ना, उससे हम लोग लिए हैं h/3 और h/4। h/4 जो सॉलिड वाला होता है ना, सॉलिड वाला का थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि नीचे ज़्यादा मास होगा, तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो थोड़ा सा क्या होगा? नीचे होगा, है ना। तो अभी हम लोग का जो क्वेश्चन है ना, वो सॉलिड कोन से है, तो सॉलिड कोन का अगर नीचे से देखेंगे तो h/4, लेकिन ये पूछा कहाँ से? डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टिस, ऊपर से पूछा है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं कि ऊपर से जो है ना वो z0 है। अगर इसको हम लोग ऊपर से निकालना चाहेंगे ना, तो h में से क्या करना होगा? h/4 को घटा देना होगा, क्योंकि इसका टोटल जो हाइट है ना वो कितना है? h, और h में से नीचे वाला जो डिस्टेंस है ये वाला हम लोग घटा देते हैं। नीचे वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? h/4 ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे h/4 होता है सॉलिड कोन का, तो h में से अगर h/4 घटा देंगे तो ऊपर से हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा सेंटर ऑफ मास का। अरे ऊपर से ही पूछा है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे? h माइनस h/4, तो कितना आ जाएगा? 3h/4। 3h/4 कहाँ पर ऑप्शन है? ऑप्शन डी। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज r एंड इट्स हाइट इज h, तो z0 कितना हो जाएगा? 3h/4। ऊपर से हम लोग निकाल लिए, नीचे से हम लोग को पता था, ऊपर से h में से घटा करके निकाल लिए, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है ए यूनिफॉर्म थिन रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल हैज लीनियर मास डेंसिटी। देखो लीनियर मास डेंसिटी वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है पहले, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर भी चुके हैं। वेयर एक्स इज द मेजर्ड फ्रॉम ए, एक्स कहाँ से मेजर किया गया है? ए से मेजर किया गया है। इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड लाई एट डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास इस रॉड का दे दिया है। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग का फार्मूला क्या है? कंटिन्यूअस बॉडी का, तो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dm डिवाइडेड बाई dm, है ना। और dm का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर मान लो कि रॉड इस टाइप का है, इसका एक छोटा सा लेंथ dx हम लोग ले लेते हैं, तो इसका जो मास होगा ना वही dm कहलाएगा, और वो dm बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके, अगर l लेंथ है ना, रॉड का लेंथ कितना है? l है, तो 0 से l, और dm के जगह पर a वाला इतना इंटू dx, a प्लस bx बाई एल इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा dm का वैल्यू, है ना। हम लोग क्या किए? मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ था, तो मास पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो सिर्फ मास बच गया। पहले से मास बटा लेंथ दिया हुआ था, उसमें हम अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा? लेंथ कैंसिल, m बाई एल दिया हुआ था और उसमें हम लोग l से मल्टीप्लाई कर दिए, लेंथ का यूनिट खत्म, तो सिर्फ मास का यूनिट बच गया। मतलब कि एक तरह से ये मास हो गया, लेकिन छोटा सा एलिमेंट dm हुआ है, लेकिन जब इसको इंटीग्रेशन कर दिए तो ये m ही बन गया, है ना। dm को जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल मास हम लोग का निकल जाता है। खैर हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ dm करना है, जो कि यहाँ फार्मूला में है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स dm का भी पुट करो, एक्स dm जब करोगे ना तो इसमें और इसमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो ऊपर हम लोग सॉल्व किए थे, जो 2020 के आसपास जो पूछा था। x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ax,
और प्लस इसमें x से मल्टीप्लाई करो तो bx² है ना, इतना dx और डिवाइडेड बाई dm का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, dm का ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, a प्लस bx/l इंटू dx। क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जो लोग कहाँ से कहाँ तक होगा, सारा का सारा 0 से लेकर के l तक होगा, है ना, और वही हम लोग का आंसर दे देगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ax² 2 और प्लस bx³ ना 3l, और ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, सारा का सारा 0 से लेकर के l तक। इसको 0 से लेकर के l तक कर दो, डिवाइडेड बाई a कितना हो जाएगा, ax प्लस bx² l, a भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से l। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a आ जाएगा, देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, चाहे l का वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, al², a कितना हो जाएगा, al²/2, al²/2। यहाँ पर देखो तो जब x की जगह l पुट करेंगे तो एक तो l कैंसिल होगा नीचे से, तो bl²/3, तो bl²/3 यहाँ पर कर लेते हैं, प्लस bl²/3 और डिवाइडेड बाई नीचे में al और प्लस al प्लस ये कितना है bl, एक तो l कैंसिल ही होगा ना, मतलब bl कर लो इसको, bl, l कैंसिल हो रहा है ना नीचे और ऊपर दोनों। इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले करके, और अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आ जाएगा एलसीएम ना, 6 को नीचे लिख दो, नीचे में a प्लस b सिर्फ लिख रहे हैं क्योंकि l कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। ऊपर में यहाँ पर 3al हो जाएगा ना, 3al, क्योंकि एक l तो खत्म हो गया है, कॉमन लेकर के नीचे वाला से और ऊपर वाला से, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2bl। क्लियर है। देखो तो ऑप्शन आ रहा है कुछ, और ए बोला है ना कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना उसका वैल्यू ऑलरेडी 7/12l दिया हुआ है। ये कितना है, 7/12l, मतलब ऊपर वाला जो l है वो भी कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर हम लोग का बच क्या गया, बच गया सिर्फ 3a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 6a प्लस b इज इक्वल टू 7/12 ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 36a प्लस 24b, यहाँ पर जब इंटीग्रेशन किए bx/l तो ये क्या हो जाएगा, bx² 2l ना। यहाँ पर अगर 2l करते हैं तो यहाँ पर भी 2 एक आ जाएगा, al प्लस bl/2, यहाँ पर एक 2 आएगा। तो अब हम लोग का ए वाला जो है 2al, यहाँ पर 2a आ जाएगा, और ए वाला जो 2 है ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि जब एलसीएम लिए तो ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, उसका 6 नीचे आएगा और इसका 2 ऊपर जाएगा। अब 6 से 12 यहाँ पर कैंसिल हुआ था, वो तो हम लोग का ठीक है, यहाँ पर सिर्फ a के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर में एक 2 लिख देना है। अब उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a प्लस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 8b इज इक्वल टू 14a और प्लस 7b। ठीक है। अब 12a में से 14, या फिर ऐसे करो 8b में से 7b गया तो 1b, b को इस तरफ लेकर के चले आए, और 14 में से 12 गया तो 2a, तो b बराबर कितना आ गया, 2a, b बराबर 2a कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए थिन बार ऑफ लेंथ l, ठीक है, लेंथ कितना दे रखा है, l दे रखा है ना, हैज ए मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, या मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। अगर dx लेंथ का मास निकालना होगा ना, dm करना होगा, तो हम लोग लैम्डा इंटू dx कर सकते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट का मास, क्योंकि l लेंथ का मास ये वाला है ना, तो लैम्डा लेंथ का मास, अगर एक dx लेंथ का अगर मास निकालना हो तो लैम्डा इंटू dx कर लेंगे, है ना। ये क्या है, यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना, l लेंथ है मास m, तो एक लेंथ में
एम बाई एल, और अगर हम लोग डी एक्स लेंथ में निकालना चाहेंगे तो एम बाई एल इंटू डी एक्स या फिर लैम्डा इंटू डी एक्स। कहने का मतलब कि मास पर यूनिट लेंथ कहीं पर दिया हुआ रहता है और छोटा सा एलिमेंट का अगर मास निकालना रहता है तो बस छोटा सा एलिमेंट से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हुआ? मास पर यूनिट लेंथ अगर कहीं पर दिया हुआ है और उसके बाद अगर छोटा सा एलिमेंट का मास निकालना रहे तो सिर्फ वो छोटा सा एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का डीएम निकल जाएगा। अब चलो, ये तो खैर बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब आगे देखो तो इसमें दिया हुआ क्या है, ए थिन बार ऑफ लेंथ एल हैज मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा दैट इंक्रीजेज लिनियरली विथ डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। इसका हम बोल रहे हैं ना कि मास जो है ना, लेंथ जो टोटल एल है पर इसका जो मास है वो लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे मास इसका जो होगा ना वो डिपेंड करेगा एक्स पर, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इसका मास भी क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं एक तो कांस्टेंट k इंटू एक्स, मतलब इसका जो रो होगा ना, रो मास पर यूनिट लेंथ या फिर लैम्डा जो भी होगा मास पर यूनिट लेंथ, वो एक्स का फंक्शन होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका जो लैम्डा है ना मास पर यूनिट लेंथ वो एक्स का फंक्शन है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स का। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इसका लैम्डा इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहे तो हम लोग यहाँ पर एक तो कांस्टेंट k दे सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एक्स बराबर के एक्स। लेकिन ये बोल रहा है ना कि इनिशियल मिनिमम कम से कम रड का जब मास लोगे ना तो कितना लेना, मास पर लेंथ एट द लाइटर रेंज इज लैम्डा नॉट। मिनिमम जो मास लेना है, इस रड का जो मिनिमम मास लेना है वो कितना लेना है, लैम्डा नॉट लेना है। तो इसमें हम लोग लैम्डा नॉट इंक्रीज कर देंगे और हम लोग का नया जो लैम्डा होगा ना वो हो जाएगा लैम्डा नॉट प्लस के इंटू एक्स। इसका यूज करके अब हम लोग को क्या निकालना है, डीएम निकालना है, मतलब सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के एल तक जाएगा सारा का सारा। डीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डीएम बराबर अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि लैम्डा एक्स में डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर एम निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, लैम्डा एम का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जो कि है लैम्डा नॉट, लैम्डा एक्स का वैल्यू लैम्डा नॉट प्लस के इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है ना। और डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, एम, क्योंकि टोटल जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, एम दे रखा है पूरा रड का, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एम बराबर लैम्डा नॉट एक्स, एक्स को जो डायरेक्ट एल ही पुट कर देते हैं, है ना, क्योंकि एक्स फाइनली एल से रिप्लेस हो ही जाएगा। तो लैम्डा नॉट एल प्लस के एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, लैम्डा नॉट एल प्लस के एल स्क्वायर बाई 2, ये एम का वैल्यू आ गया। और यहाँ से अगर हम लोग के का वैल्यू निकालना चाहें तो ए कितना हो जाएगा, एम माइनस लैम्डा नॉट एल इज इक्वल टू के एल स्क्वायर बाई 2, या फिर एम माइनस लैम्डा नॉट एल बाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा और एल स्क्वायर नीचे चला आएगा, इतना इज इक्वल टू के। ये हम लोग का के का वैल्यू आ गया। अब ये वाला वैल्यू निकालना है एक्स डीएम का। अब हम लोग कर लेंगे सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना था, एक्स डीएम डिवाइडेड बाई एम। तो 1 बाई एम को बाहर रहने दो। एक्स डीएम का कहने का मतलब है, अभी डीएम तो हम लोग का ए वाला वैल्यू है ना, ए वाला वैल्यू डीएम था, ठीक है। डीएम का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं डीएम बराबर लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स। लैम्डा एक्स का वैल्यू ए वाला है, लैम्डा नॉट प्लस के एक्स इंटू ए, लैम्डा एक्स का वैल्यू लिख लिए इंटू डी एक्स, ये डीएम का वैल्यू है। और इसमें हम लोग को एक्स से मल्टीप्लाई करना है तब ना एक्स डीएम होगा, तो इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा नॉट एक्स, लैम्डा नॉट एक्स, लैम्डा नॉट एक्स और साथ में क्या हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एम। नीचे वाला को तो पूरा एम लिख दिए, नीचे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ए लैम्डा नॉट, ये वाला देखो ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2,
एक्स की जगह डायरेक्ट एल ही पुट कर देते हैं, तो एल स्क्वायर बाई 2 और प्लस के एल क्यू बाई 3। ठीक है, ये सारा इंटीग्रेशन भी कर दिए। इंटीग्रेशन करने के बाद जो एल से लेकर के 0 तक करना था, एल पुट करना था अपर लिमिट, वो भी हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। अब बस यहाँ पर के का वैल्यू पुट कर देना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/m इंटू लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 2 और प्लस एल क्यू बाई 3। के जगह पर क्या पुट करना है, के जगह पर देखो 2m/l स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा नॉट एल बाई एल स्क्वायर। अब देखो तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/m। एम को अंदर ही लेके चल जाए, अभी एक स्टेप रुक जाते हैं, उसके बाद एम को अंदर ले जाएंगे। लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, एल एक एल बचेगा ना, 2ml/3 प्लस में, और ए वाला माइनस में, यहाँ से एक एल तो कैंसिल हो रहा है और एक एल यहाँ से कैंसिल होगा ना, तो 2 लैम्डा नॉट एल स्क्वायर ना, 2 लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 3 सिर्फ, यही ना, ये 3 तो रहेगा। एल देखो क्या कैंसिल हुआ, नीचे में यहाँ पर 2 एल था और ऊपर में टोटल कितना है, 3 और 1 4 एल, 4 एल में से 2 एल कैंसिल हो गया तो 2 एल बचेगा, तो यहाँ पर 2 एल रहने दिए, है ना। अगला स्टेप में इक्वल टू 1/m। अब देखो तो इसमें क्या करना है, इसको और इसको हम लोग घटा सकते हैं ना, इक्वल टू 1/m। एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं 2ml/3 और इन दोनों का एलसीएम 3 और 2 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब ए वाला 3 और ए वाला 4, तो माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 6 ना, 4 में से 3 गया तो एक लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बचा। उसके बाद एम को अंदर लेके चले जाएंगे, तो 2l/3 माइनस लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई कितना 6m, लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 6m, 2l/3 माइनस लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 6m। ठीक है, रहने देते हैं अब इतना ही, अब करेंगे इन लोगों क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, ए बॉय ऑफ मास 20 kg, एक लड़का है उसका मास कितना दे रखा है, 20 kg। ठीक है, एक बॉय हो गया, ये हो गया 20 kg का, 20 kg। स्टैंडिंग ऑन ए 80 kg, स्टैंडिंग ऑन ए 80 kg फ्री टू मूव लॉन्ग कार्ट, एक कार्ट पर एक खड़ा है जिसका वेट कितना है 80 kg, इसका वेट कितना हो गया 80 kg, और ए नहीं लिखा है कि जो कार्ट है वो यूनिफॉर्म है, मतलब ए हम लोग नहीं बोल सकते कि इस कार्ट का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हुआ तो बीचों बीच हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है। हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये वाई डिस्टेंस पर है, इतना दूर पर एज्यूम कर लेंगे इसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास। और ए जो लड़का है, लड़का का सेंटर ऑफ मास तो फिक्स है, स्टार्टिंग में इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा कितना दूर एक खड़ा है, द बॉय इज स्टैंडिंग 25 मीटर फ्रॉम द वॉल, एक कितना दूर है 25 मीटर है, तो इसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास 25, इसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास y। तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें तो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा m1 20 kg इंटू ए डिस्टेंस कितना है m1 r1 प्लस m2 r2, बटा m1 प्लस m2 होता है, तो m1 r1 प्लस m2 कितना है 80, r2 कितना हो जाएगा y, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल y है ना, y डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास एज्यूम किए हैं, डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा 20 प्लस 80। ठीक है, इज इक्वल टू ए आ जाएगा 500 प्लस 80y डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। उसके बाद बोल रहा है ना कि देन द इफ ही वॉक्स 10 मीटर ऑन द कार्ट, ये बोल रहा है ना कि आदमी 10 मीटर आगे आ जाता है, जब आदमी 10 मीटर आगे आएगा ना तो ये जो कार्ट है ना थोड़ा सा पीछे मूव करेगा, कितना मूव करेगा वो हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, एक कार्ट मान लो कि x मूव कर गया होगा इधर, ठीक है, जब ये आदमी आगे बढ़ेगा तो ये कार्ट क्या होगा थोड़ा सा इस तरफ मूव कर जाएगा, तो अब कार्ट का जो नया सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ना y प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि कार्ट थोड़ा सा आगे चला गया ना, एक डिस्टेंस आगे चला गया, तो y प्लस एक्स इसका हो जाएगा
और इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये इधर कितना मूव किया है, 10 मीटर, 10 मीटर मूव किया। तो अब इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, ओरिजिन से अभी कितना दूर हो गया, 15 मीटर। लेकिन 15 मीटर के साथ साथ एक्स डिस्टेंस काट भी तो आगे बढ़ गया है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 प्लस एक्स। मतलब ये नया जो सेंटर ऑफ मास होगा ना इस लड़का का, वो कितना हो जाएगा, 15 प्लस एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है, और इस कार्ड का जो नया सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा y प्लस एक्स डिस्टेंस पर। ये दोनों का नया सेंटर ऑफ मास, वेट तो दोनों का सेम ही रहने वाला है, बस हम लोग का सेंटर ऑफ मास दोनों का चेंज हो जाएगा। हालांकि इस पर कोई एक्सटर्नल बाहरी फोर्स नहीं लगा है, और हम लोग का रूल था कि अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है। तो ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास है पहले और बाद में जो निकालेंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लड़का को आगे बढ़ जाने के बाद जो नया सेंटर ऑफ मास होगा वो हो जाएगा इसका वेट इंटू इसका न्यू सेंटर ऑफ मास 15 प्लस एक्स प्लस 80 कार्ट का वेट, और इसका नया सेंटर ऑफ मास कार्ट का कितना, एक्स प्लस वाई आर डिवाइडेड बाई 100। वेट तो सेम ही रहेगा ना। अब क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर वर्क नहीं किया है, तो ए सेंटर ऑफ मास और ए सेंटर ऑफ मास, मतलब कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो है ना पूरा सिस्टम का, वो चेंज होने वाला नहीं है, वो दोनों इक्वल रहेगा। तो हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये वाला मल्टीप्लाई करके लिख लो नीचे, 20 इंटू 15 300 प्लस 20x प्लस 80x प्लस 80y डिवाइडेड बाई 100। 100 को छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों का कट जाएगा 100। ये आया था 500 और प्लस 80y, 80y। ठीक है, अब देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 80y और 80y कैंसिल हो गया ना। अब 20x और 80x कितना हो जाएगा, 100x, और 100x बराबर हो जाएगा 500 में से 300 गया तो 200 के, या x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, x का वैल्यू 2 हो गया। तो हम लोग से पूछा क्या था, देन द फाइनल डिस्टेंस ऑफ द बॉय का फाइनल डिस्टेंस क्या होगा। तो बॉय का फाइनल डिस्टेंस वही होगा जो उसका सेंटर ऑफ मास है ना। फाइनल डिस्टेंस हम लोग निकाले थे 15 प्लस एक्स, मतलब 15 प्लस एक्स का वैल्यू 2, 15 और 2 17, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ये हो जाएगा 17 का आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दे रखा है ए थिन रड। ए रड वाला क्वेश्चन कम से कम हमको लगता है 4 से 5 बार पूछ चुका है। ठीक है ना। सब में क्या दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, और मास पर यूनिट लेंथ के हेल्प से हम लोग को क्या निकालना है, फाइनली सेंटर ऑफ मास निकालना है ना। तो ऐसा ये लगभग चौथा क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये ठीक से बनना चाहिए, ये आना चाहिए अच्छा से। ठीक है ना। फिर से वही करेंगे, एक रड एज्यूम कर लेंगे, रड के एक्स डिस्टेंस पर छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी एक्स लेंथ का। अब इसका जो मास होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डीएम देंगे। डीएम बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू डी एक्स। रो का वैल्यू कितना है, के इंटू एक्स के पावर एन बटा एल के पावर एन इंटू लेंथ डी एक्स। ये डीएम का वैल्यू हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, एक्स सी एम निकालना है। तो एक्स सी एम का फॉर्मूला क्या था, एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम 0 से लेकर के एल तक डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम 0 से लेकर के एल तक। इसमें x से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, के एक्स के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एल के पावर n इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, डीएम का तो ऑलरेडी लिखा है, हम लोग लिख चुके हैं, के एक्स के पावर n बटा एल के पावर n और डी एक्स। यही ना, दोनों कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के एल तक दोनों को इंटीग्रेट करना है। अब देखो के वाई एल एन और के वाई एल एन ये ऊपर नीचे दोनों में है, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। बच जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n प्लस 1 डी एक्स, और नीचे में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n डी एक्स। दोनों 0 से लेकर कहाँ तक, एल तक। अब x के पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, x के पावर n का हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 प्लस 1, एक जोड़ना रहता है ना,
n के पावर n+1+1, जो ऊपर था वही नीचे लिख दिए, डिवाइडेड बाय x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n+1 बटा n+1, यही होगा। इसको भी करना है 0 से l तक और नीचे वाला को भी 0 से l तक। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x के पावर, x के जगह पर l ही लिख लेते हैं, l के पावर n+2 बटा नीचे में l के पावर n+1 इंटू, ये डिवाइड है ना तो ये वाला ऊपर चला जाएगा n+1 बटा n+2। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें ये हो जाता है l के पावर घट जाएगा ना -n, सिर्फ l रह जाएगा, l इंटू n+1/n+2। ठीक है, अब हम लोग का जो ग्राफ है किसके किसके बीच है, l के बीच और n के बीच। ठीक है, मतलब n अगर 0 रख देते हैं, n 0 रखो तो कितना आएगा, l/2 आएगा ना। मतलब ओरिजिन पर कहाँ पर होना चाहिए, l/2 सेंटर ऑफ मास। यहाँ भी दिखाया है, यहाँ तो नहीं दिखाया है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पर दिखाया है, ये हो सकता है, यहाँ पर भी दिखाया है, ये तीन में से कोई एक आंसर होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि n के वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, n का वैल्यू बढ़ा करके 1 कर लेते हैं। n जब 1 रखेंगे ना तो a कितना हो जाएगा, n 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा l इंटू n 1 रखना है 2/3, है ना। 2/3 मतलब वैल्यू 0.5 से ऊपर चला गया आगे नीचे, l इंटू 0.6 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, है ना। मतलब ए वैल्यू जब हम n का वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना तो ए वाला वैल्यू बढ़ रहा है, इसमें तो घट रहा है, तो ये तो आंसर होगा। ए तो एल से, ये तो पहले ही छटा हुआ है। इसमें देखो, इसमें कुछ देर तक कांस्टेंट रहा है फिर कांस्टेंट हो गया है, ए वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं रह रहा है ना। ए आंसर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वैल्यू चेंज हुआ है, l/2 से मतलब 0.5l से 0.6l आगे चल करके 0.6l हो गया है, मतलब थोड़ा सा वैल्यू बढ़ना चाहिए। ये देखो ये थोड़ा सा बढ़ा है, और ये वाला तो कुछ दूर तक कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो होगा नहीं, है ना। जैसे जैसे हम लोग n का वैल्यू चेंज करेंगे ना ये बढ़ते जाएगा। हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। एक बार इनफिनाइट पर हम लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं कि इनफिनाइट पर जो है ना इसका सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या होगा, लेकिन उसके लिए लिमिट लेना पड़ेगा। लिमिट अभी तुम लोग किए नहीं हो, लिमिट n इज टेंड टू इन्फिनिटी, क्या दिया हुआ है, l इंटू n+1/n+2, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को देखो, अभी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है, अगर n के जगह पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे ना तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। और जब ऐसा क्वेश्चन रहता है ना तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n का डिफ्रेंशिएशन 1, नीचे वाला का भी डिफ्रेंशिएशन 1, 1 और 2 का तो 0 हो जाएगा ना, n का 1 नीचे भी n का 1, फिर फाइनल कितना आ रहा है l। मतलब कि n के जगह पर अगर हम लोग इन्फिनिटी पुट करते हैं ना तो हम लोग का जो सेंटर ऑफ मास का फाइनल वैल्यू है, मतलब इसका जो फाइनल वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। और देखो इनफिनाइट पर ये वाला कितना है, l है। तो हर तरह से प्रूफ हो रहा है कि ये हम लोग का सही आंसर है। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज रिमूव फ्रॉम ए बिगर सर्कुलर डिस्क। एक बड़ा सा डिस्क है और उसमें से r रेडियस का एक डिस्क हटा दिया गया है ना। सर्कुलर डिस्क r मतलब इसका रेडियस कितना होगा, r होगा। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज रिमूव्ड फ्रॉम ए बिगर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2r। बड़ा वाला का रेडियस कितना हो जाएगा, 2r। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क इज, पूरा एक नया जो डिस्क बनेगा उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो ये हमारे लिए आसान हो गया। फॉर्मूला क्या था, a1 r1 माइनस a2 r2 बटा a1 माइनस a2। अब a1 मतलब बड़ा वाला का एरिया, पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस a2, अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास भी लिखना पड़ेगा, r1 मतलब बड़ा वाला का सेंटर ऑफ मास। बड़ा वाला का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है, इसका तो यही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा जो कि ओरिजिन है, माइनस सेकेंड वाला का पाई आर स्क्वायर इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कितना चला जाएगा, ओरिजिन से r/2 डिस्टेंस आ गया ना, r/2। क्लियर है।
उसके बाद A1 माइनस A2 करेंगे तो पाई इंटू 4r² माइनस पाई r²। अब इसको सॉल्व कर दो। माइनस ऑफ ए तो पूरा जीरो ही हो गया, ए हो जाएगा कितना, पाई r³ पाई r³/2। और इसमें से कितना कॉमन ले लें, पाई r² कॉमन ले लेते हैं, पाई r² कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 में से 1 गया 3, यही ना। तो पाई r² से पाई r² कैंसिल होकर के r बच गया r/6 ना, माइनस r/6। तो हम लोग से क्या पूछा था, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा का वैल्यू 1/6 हो जाएगा, है ना। निगेटिव साइन को ये लोग इग्नोर किया है, तो आंसर कौन सा हो गया, डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। कंसीडर ए 2 पार्टिकल सिस्टम विथ पार्टिकल हैविंग मासेस m1 एंड m2। 2 पार्टिकल सिस्टम है, मासेस कितना कितना है, m1 और m2। ए m1 हो गया और m2 हो गया। If the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं इधर बीच में होगा, है ना। बोल रहा है कि बाद में क्या हुआ है कि m2 को थोड़ा सा आगे पुश किया गया है। कितना पुश किया गया है आगे, d डिस्टेंस आगे पुश किया गया है, मतलब ये यहां पर आ जाएगा d डिस्टेंस आगे, ठीक है। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकेंड पार्टिकल इज मूव्ड सो दैट, तो बोल रहे हैं कि इसको कितना आगे लेकर के जाए, इसको x आगे लेकर के जाते हैं, सो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेम, सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। बोल रहे हैं कि इसको कितना आगे लेके जाए ना कि दोनों का सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसका सेंटर ऑफ मास तो निकाल लेंगे, इसका टोटल डिस्टेंस l एज्यूम कर लेते हैं ना, l एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि d यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस l एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट केस में उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो कितना होगा, m1 इंटू 0, क्योंकि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम लोग ओरिजिन पर एज्यूम करके रखे हैं, और प्लस m2 इंटू l डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। सेकेंड केस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो m1 इंटू, देखो इसको x आगे शिफ्ट कर दिए है ना, m1 इंटू एक्स कर लेते हैं प्लस m2 इंटू, इसका देखो पहले से तो l था लेकिन अब थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, d आगे शिफ्ट हो गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी d शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको कर लेंगे l माइनस डी, d आगे गया ना, l माइनस डी बाई m1 प्लस m2। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास है ना उसमें कोई चेंजिंग हुआ नहीं है, मतलब कि दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे इतना m1x प्लस m2 इंटू एल माइनस m2 इंटू डी इज इक्वल टू m2 इंटू एल, m2 इंटू एल, ठीक है। नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं हो तो कैंसिल ही हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। m2 इंटू एल कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ से आ गया m1x बराबर m2 डी, x बराबर कितना आ गया, m2 बाई m1 इंटू डी। तो सही आंसर कौन सा हो रहा है, m2 बाई m1 इंटू डी, ये वाला ना हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो पुश किया है ना, अब हम तो यहाँ पर ले लिए क्या, m2 को पुश किए हैं, m2 को डी डिस्टेंस पुश किए हैं, है ना। पर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि फर्स्ट वाला को पुश किया है, फर्स्ट पार्टिकल इज पुश टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब इसको डी डिस्टेंस पुश किया है, m1 को डी पुश किया है, तो इसको क्या हो जाएगा एक, मतलब हम लोग थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिए m1 और m2 को, है ना। पुश करना था किसको, m1 को, हम लोग पुश किसको किए, m2 को। आंसर में सिर्फ वही चेंज होगा m1 और m2, बस जो m2 है वो m1 में कन्वर्ट हो जाएगा और m1 जो है m2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तरह से फाइनल आंसर हम लोग का m1 बाई m2 हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर को बस हम थोड़ा सा उल्टा कर दिए, जैसे ये लोग पुश किया था पहला पार्टिकल को, हम लोग दूसरा पार्टिकल को मूव कर दिए हैं, है ना। बनाने का प्रोसेस सारा का सारा बिल्कुल सेम रहेगा, इसलिए आंसर इन लोगों का कौन सा आ रहा है, इन लोगों का सी आ रहा है, हम लोग का कौन सा आ गया था, ए आ गया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 दे रखा है, ए बॉडी ए ऑफ मास m while falling vertically downwards under gravity break into two parts। ए बॉडी ऑफ मास m, एक तो बॉडी है बड़ा सा m मास का है,
आगे नीचे आकर के दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक यहाँ और एक इस तरह से। ब्रेक होने के बाद बोल रहे एक 2/3m हो गया और एक कितना हो गया 1/3m। ठीक है, बॉडी बी एंड सी टेकन टुगेदर शिफ्ट कंपेयर टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी बी एंड सी। ए वाला बॉडी ए था, ए टूट करके बी और सी बन गया। बोल रहा है कि इसका क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में मान लो कि होगा। ठीक है, अब आगे अपने से ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया दो अलग पार्ट में टूट गया। ठीक है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं किया है। और हम लोग ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं कि अगर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, काम ना करे, तो किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता है। इसका भी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए, डज नॉट शिफ्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए टी शेप्ड ऑब्जेक्ट विच डायमेंशन शोन इन फिगर इज लाइंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर। टी शेप का एक ऑब्जेक्ट इस तरह से पड़ा हुआ है। ए फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द पॉइंट पी। एक फोर्स एफ जो है यहाँ पर अप्लाई किया गया है पॉइंट पी पैरेलल टू ए बी सच दैट ऑब्जेक्ट हैज ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन। बोल रहा है कि इस तरह से फोर्स अप्लाई करना है और ध्यान ये रखना है कि रोटेट ना करे, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो। मतलब फोर्स लगाने के बाद ये बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ऐसा होना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो ये घूम जाएगा। ठीक है ना, अगर फोर्स हम लोग सेंटर ऑफ मास पर लगाएंगे ना तो ये रोटेट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग को कुल मिला के ये पता करना है कि इस पूरा जो ओवरऑल जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, और जो सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पर पैरेलल फोर्स लगा देंगे तो ये रोटेट नहीं करेगा। हम लोग ओवरऑल सेंटर ऑफ मास दोनों का निकाल लेते हैं। इंडिविजुअल सबका सेंटर ऑफ मास पता है। हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये टोटल लेंथ एल है ना, ए वाला अगर ओरिजिन एज्यूम कर ले, ठीक है, या फिर इसी को यहाँ ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं। अगर यहाँ पर ओरिजिन होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इस रॉड का हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। टोटल लेंथ कितना है 12 ना, बीचों बीच होगा एल लेंथ पर, तो एक्स हो जाएगा 0 और वाई हो जाएगा इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना 0 और एल होगा। 0 एल किसका सेंटर ऑफ मास है, नीचे वाला का। ऊपर वाला का सेंटर ऑफ मास, ऊपर वाला का देखो इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे ना तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये ओरिजिन है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही हो गया, पर वाई कोऑर्डिनेट कितना ऊपर चला गया 2l ऊपर चला गया। ठीक है, अब हम लोग को ओवरऑल दोनों का एक साथ मिला करके पता कर लेना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो YCM इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, m1r1 प्लस m2r2, m1r1 प्लस m2r2 बटा m1 प्लस m2। और मास जो होता है ना वो यहाँ पर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम लोग मास की जगह लेंथ यूज कर सकते हैं। तो चलो नीचे वाला का लेंथ यूज कर लो 2l इंटू इसका सेंटर ऑफ मास YL, ऊपर वाला का L और उसका सेंटर ऑफ मास 2l है ना, 2l और डिवाइडेड बाय टोटल कितना m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 की जगह इसका लेंथ l और इसका लेंथ 2l, टोटल 3l, क्योंकि मास की जगह हम लोग लेंथ यूज कर रहे हैं। तो 2l स्क्वायर प्लस दोनों 2l स्क्वायर ही आया ना, मतलब कि 4l स्क्वायर बाई 3l, मतलब 4l बाई 3, 4l बाई 3 आंसर कौन सा है डी। यहाँ पर ये ओवरऑल इस ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये हम लोग इंडिविजुअल का निकाले थे सेंटर ऑफ मास। ओवरऑल का जो सेंटर ऑफ मास आएगा कितना आ जाएगा, बीच से थोड़ा सा ऊपर 4/3l, यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो पॉइंट है ना फोर्स वाला, ये कितना होगा 4/3 इंटू एल, बीच से थोड़ा सा ऊपर, तो ये सीधा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 और इस सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सारा क्वेश्चन खत्म हो गया ना। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।